सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में नाम है वास्तविक संख्या, और ये वास्तविक संख्या में से प्रश्न कहाँ से आएगा इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। हमारा जो एग्जाम होगा, कब होगा एग्जाम? मार्च में होगा, और 2024 में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके अंदर से प्रश्न कहाँ से आएगा। इसके अंदर से दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। एक तो आपको एचसीएफ और एलसीएम याद करना पूछ लेते हैं, एक आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना पूछ लेते हैं। अपन दोनों तरह के प्रश्न को पढ़ेंगे। आप निकालो, इसके अंदर से प्रश्न बनेगा तो सीधा सीधा यही प्रश्न बन सकता है। अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। सबसे पहले देखो इधर क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन 1.1 का दूसरा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रश्नावली है 1.1। प्रश्न क्या है? एचसीएफ भी आपको ज्ञात करना है। एक बिना बोले बैठ जाओ। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। संख्या हमारे पास है 26 और एक है 91, ठीक है। और एक संख्या आपका कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो ये बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। संख्या है 510 और 12 बड़ा है। इसके अंदर आपको एचसीएफ भी ज्ञात करना आना चाहिए और एलसीएम भी ज्ञात करना आपको आना चाहिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसा प्रश्न आएगा जिसमें एचसीएफ भी ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, और आपको सबसे पहले जो भी संख्या दी हुई होती है उसमें क्या करना है, उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। देखो 510 का अभाज्य गुणनखंड करो, ठीक है, और 99 का अभाज्य गुणनखंड करो। ये भी आपको पेड़ को प्रूव करना है, रटना मत करना काम, ये पेड़ को प्रूव करना है, ठीक है। बोर्ड की कॉपी आती है वही अभाज्य गुणनखंड करना है। ऐसे यहाँ ऐसे नाम लिख देना है, यहाँ ऐसे 210 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। उसके नीचे ऐसे इसका अभाज्य गुणनखंड कर देना। कैसे? 510 में किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा, राइट बात है। क्योंकि संख्या जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आता है उस संख्या में किसका भाग जाता है? इसमें 2 का भाग कितनी बार जाता है? 2 का भाग 2 का भाग इसमें दिया, कितनी बार गया? कितनी बार गया? 255। वेरी गुड, 255। और उसके बाद 255 पे किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाता है क्या 255 में? 255 में 2 का भाग जाता है या नहीं जाता है? अगर 2 का नहीं जाता तो किसका जाता है? 3 का। 3 का जाता है। इसमें क्या 3 का देगा? 3 की भाजकता का नियम क्या होता है? संख्या को जोड़ने पर अगर 3 का भाग जाएगा तो उसमें 3 का भाग जाएगा। संख्या को जोड़ो, 5 और 5 कितने होते हैं? 10 और 2 कितने होते हैं? 12 में 3 का भाग जाता है क्या? तो इसमें भी जाएगा 3 का भाग, राइट बात है। 3 का भाग 255 में कितनी बार गया? देखो 255 भाग 3 का भाग 3 से 21, 24 असल आ गई ये उत्तर 5, 3 को उतारा 0, क्या है 85। अब बताओ 85 में किसका भाग जाएगा? क्या 3 का भाग जाता है? 2 का जाता है? 3 का टेस्ट करते हैं। संख्या को जोड़ो, इसमें कितनी बार जाता है? 85। 8 और 5 कितने होते हैं? 13। 13 में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है? तो इसमें भी भाग नहीं जाएगा। और 3 का भाग नहीं जाता तो 4 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 का जाएगा नहीं, इसका मतलब 4 का भी नहीं जाएगा। और 5 का देखो 5 का भाग जाता है क्या? 85 में 5 का भाग जाता है? 85 5 का भाग देखो 5 का भाग 5 एकम 5, 6 7 8, 7 में 35, कितने बार गया? 17 बार। अब किसका भाग जाएगा? 17 में किसका भाग जाता है? 17 एक अभाज्य संख्या है, इसका भाग तो 17 में 17 का भाग नहीं जाता। उसके बाद और यहाँ पर बोरान का अभाज्य
बोरानवे का अभाज्य गुणनखंड करने पर देखो, 92 का अभाज्य गुणनखंड करो, 2 का भाग 2 कितनी बार जाता है? कितनी बार जाता है? अरे 2 का भाग 92 कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 46 बार जाएगा। या 45 का डबल कभी होता है, 46 का डबल 92 होता है। और 46 में 2 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। 46 का आधा कितना होता है? अब 23 एक खुद अभाज्य संख्या, तो 23 में 23 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार। इसका मतलब है इस 5 और 10 को कैसे लिख सकता हूं? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, और बराबर में तो क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 2 गुणा 23। कोई दिक्कत बोलो? यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत? सबसे पहले आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना पूछे ना, तो शुरुआत में क्या करना आपको? इसका अभाज्य गुणनखंड कर देना है। ऐसे अभाज्य गुणनखंड कर दिया, दूसरी संख्या का भी अभाज्य गुणनखंड कर देना। ऐसे अभाज्य गुणनखंड करना आपको आता ही है, ठीक है? आपने क्लास में पढ़ा हुआ आपने। फिर क्या करना? अब एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? देखो इधर आपके पास संख्या क्या आई? पहली 510, दूसरी क्या आई थी? 92। आपने 510 को क्या लिखा? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। आपने 92 को क्या लिखा? 2 गुणा 2 गुणा 23। बताओ एचसीएफ कितना होगा और एलसीएम कितना होगा? एचसीएफ का मतलब होता है कि कॉमन संख्या, उभयनिष्ठ संख्या, राइट बात है? जो दोनों में आती है वो होगा। एक होता है महत्तम समापवर्ती, एक होता है लघुत्तम समापवर्ती। ये होता है लघुत्तम समापवर्ती, ये महत्तम समापवर्ती। बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में हो, तो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब दोनों में कॉमन क्या क्या है? देखो ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। कोई दिक्कत बोलो? 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, दोनों में से एक लो। 3 इसमें भी आ रहा है, लेकिन 3 इसमें नहीं आ रहा है। 5 इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। 17 इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसके अलावा कोई कॉमन है ही नहीं। इसका मतलब हमारे पास एचसीएफ कितना है? 2 है। अब एचसीएफ कैसे निकालना? जो कॉलम आपको जिसमें दिया हुआ है, जैसे कॉलम दिया हुआ है ना, उसमें से एक ही संख्या लेनी, यानी इस 2 को एक बार लेना। इसके अलावा जो भी बचता है कॉलम के बाद, उस सभी को गुणा कर देना। ऐसे 2 गुणा क्या बचा? 3 बचा, गुणा 5 बचा, गुणा 17 बचा, गुणा 2 बचा, गुणा 23 बचा। अब इन सभी का गुणा करो, कितना आता है? गुणा 3 का 2 से 6, 6 बटे 30, एक बार 30 लिख दो, गुणा 17 34 लिख दो, और गुणा 23 लिख दो। उसके बाद 34 का 30 से गुणा करो, 34 गुणा 30 ऐसे करके 34 गुणा 30 कर दो, 0 0 4 3 12 ऐसे लगे, 9 1 10, 0 2 0 1 10 20। उसका 23 से गुणा करो, 0 बार 6 बार 0 3 0 4 0 2 0 6 4 3 2 23 46 0 23 46 0 ये आया। एलसीएम कितना आया? 23,460। हमारे पास ये आंसर है, एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया, राइट है ना? उतारो एक बार एलसीएम एलसीएम ऐसे निकालोगे, कैसा भी प्रश्न आए निकालोगे। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है, बाकी कुछ करना है नहीं। समझ में आया? करते क्यों करते? बेटा दिमाग में कर दे तो बेटा दे पक्का। क्या करना? सबसे पहले ऐसे अभाज्य टुकड़े करने, ऐसे, और टुकड़े करने आपको आता है
उसके बाद ऐसे करना, इसको ऐसे ऐसे लिख देना, जो गोला हो इसको ऐसे गोला बना देना। इस गोले में से एक ही संख्या लेनी, दोनों को नहीं लेना है। और जो गोला आता है वो होता है एलसीएम। अगर गोले दो आते हैं तो दोनों को गुणा, ये भी गोला इधर भी है, एक ऐसा गोला था ना, तो दोनों को आपस में गुणा करके लिख देना, ठीक है। फिर एलसीएम कैसे निकालना है, एलसीएम गोले में से ले लिया तो दिक्कत जैसी बात है। उसके बाद क्या ले लिया, उसके बाद जो भी बचे है ना उसको सभी को गुणा करके लिख देना, राइट बात। फिर गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा, राइट। अब देखो हमारे पास जो संख्या है, एक संख्या ले लेते हैं, 3 संख्या। अब उसके बाद ये भी लिखा हुआ है इसने, अब आपको चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ इनटू एलसीएम होता है, ये भी लिखा हुआ है। देखो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का दो संख्या कौन सी थी, पहली संख्या कौन सी थी 510, दूसरी संख्या कौन सी थी 92। एचसीएफ कितना था 2, एलसीएम कितना था 46 इसका गुणा करो, इसके साथ गुणा करोगे और उसके बाद उन दोनों को गुणा करके दोनों आपस में क्या आएगी, बराबर आएगी। चेक करना करके ये सिद्ध करना, समझेगा आपको क्या सिद्ध करना है, क्या ये दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ आपस में गुणनफल बराबर आते हैं नहीं आते, तो ये दोनों आपस में गुणा करना, आपस में क्या आएगी, बराबर आएगी। ये कितना आ जाएगा 0 4 12 1 46 को हटा 0। इसका भी गुणा करोगे तो भी 46,920 आ जाएगा और इसका भी गुणा 46,920 रहेगा। दोनों आपस में क्या आएगी, बराबर आएगी, राइट है, कोई दिक्कत ऐसी बात नहीं। अब आप ऐसे प्रश्न कर सकते हो क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास 3 संख्या आ जाए तो कैसे करेंगे, जैसे ऐसी संख्या आ जाए, अब इसको लिखने का तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं, एचसीएफ किसका एचसीएफ बोरान में जोड़ा कोष्टक 510, तो उसके बाद इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखने का तरीका कौन सी संख्या है, एचसीएफ कोष्टक बोरान और 510, इसका मतलब क्या होता है, एचसीएफ निकाला है इसका बोरान और 510 का, दोनों कोष्टक लिख दिए, इसका मतलब इतना है, ठीक है। ऐसे लिखने का तरीका ये। और हम लोग अगर 3 संख्या आ जाए तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, जैसे कहा वैसे करना। जैसे 3 संख्या आ जाए, 3 संख्या वाला एक प्रश्न करवा देता हूं आपको। 3 संख्या वाला प्रश्न है आपके पास, चौथा एग्जाम्पल नंबर 4, 6 72 120 का अभाज्य गुणनफल विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। बताओ 6 का अभाज्य गुणनफल करो, छह का अभाज्य गुणनफल और 72 का अभाज्य गुणनफल 120 का अभाज्य गुणनफल छह का अभाज्य गुणनफल कैसे करेंगे, बहुत तरह से करेंगे, 120 को ऐसे करेंगे। अब आपको क्या करना है, 6 का 2 में भाग देता है 3 बार, 3 में 3 का भाग देता है 1 बार, 2 का भाग देता है 2 बार देता है, 36 में बात करता है ना, 35 में 37 में बात करता है, 36 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 18 का भाग, 18 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 9 बार, 3 में 9 में 3 का भाग 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार, 120 में 2 का भाग 7 बार,
और 60 में 2 का भाग 30 बार, और 30 में 2 का भाग 15 बार, और 15 में 3 का भाग 5 बार, और 5 में 5 का भाग 1 बार। ऐसे आवाज प्रिंट करना, ठीक है। पहले छोटी संख्या का भाग देना, उसके बाद बड़ी संख्या का भाग देना। ऐसे अगर इसमें आधा हो रहा है, देखो 72 का आधा 36, 36 का आधा 18, 18 का आधा हो तो 2 का भाग, ऐसे आधा आधा करते जाओ, आधा नहीं है तो 3 का भाग दो, ऐसे समझ बात। जिसका भाग दो वो लिख देना। अब इसका मतलब 6 को मैं 6 के बराबर क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3, और 72 के बराबर क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। आप 120 के बराबर क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। यानी आपको क्या लिख सकते हैं, 6 बराबर 72 बराबर 120 बराबर 2 गुणा 3 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। एचसीएफ कोष्टक लिखा था 6 72 120, इन तीनों संख्याओं को ऐसे लिखा था, ठीक है, लिखने का तरीका। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है बच्चे, कॉमन, ये 2 इसमें भी आ रहा है, तीनों में आ रहा है, ये 3 भी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसके संग संख्या एंट्री होगी तो आप कॉमन हो गए नहीं आगे, राइट है ना। तीनों में कॉमन आ रहा है वो होगा, तीनों में कॉमन पर आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, 2 और 3 का गुणा क्या होता है 6। और एलसीएम निकाल दोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 6 72 और 120 का। आपने जो गुणा किया उसमें से केवल कितनी संख्या लेनी, 1, इसमें से 2 ले ली, इसमें से 3 ले ली, इसके अलावा कौन बचा, 2 गुणा 2 गुणा 3 2 गुणा 2 गुणा 5 2 गुणा 2 गुणा 5। अब बताओ गुणा करो, 3 दूनी कितने होते हैं 6, 6 दूनी 12 12 24, ये 24 यहाँ तक 24 आ गया, चलो ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 12 को 60, और 60 को 24 से गुणा करो, 0 24 0 120 0 4 4 1440 1440 आ गया। बोलो एचसीएफ निकाल सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। थोड़ा सही करना, इसका होना सही करना, इसमें से 2 ले लिया, इसमें से 3 ले लिया, इसमें से 2 ले लिया, इसमें 3 ले लिया, 2 गुणा 2 गुणा 3 2 गुणा 2 गुणा 5 2 गुणा 2 गुणा 5 5 3 दूनी 6 6 दूनी 12 5 दूनी 24, यहाँ तक 24 आ गया। 3 दूनी 6 6 दूनी 12 क्या हुआ, इसका गुणा कर दो 300 ठीक है, करो एक बार देखो इसमें, ठीक है। देखो 3 संख्याओं का एलसीएम कैसे एलसीएम निकाला हो ना, 3 संख्याओं का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3 संख्याओं का एलसीएम, 3 संख्याओं का एलसीएम, इसको थोड़ा अलग तरीके से करना है, ठीक है। क्या करना है,
दो संख्याओं का एलसीएम तो अपन को जो बचता है वो होता है, ठीक है। लेकिन अगर तीन संख्या आ जाए हमारे पास तो उसको एलसीएम निकालने के लिए तो हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एलसीएम निकालने के लिए कॉमन लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास एलसीएम निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और 72 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, और 120 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5, यानी 1 2 गुणा 3 की क्या 2 गुणा 3, 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार, 3 की पावर 2, 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार, 3 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। अब देखो इधर आपको तीन संख्याओं का एलसीएम निकालना हो तो तीन संख्याओं के एलसीएम में, तीन संख्याओं की एलसीएम में सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घातों का, सबसे बड़ी घातों का गुणनफल कैसे करते देखो इधर, दो के अंदर सबसे बड़ी घात कितनी है बता, 2 की घात 3 सबसे बड़ी, डायरेक्ट इधर 2 की घात 1, इधर 2 की घात 3, इसमें तीनों में चेक करो बड़ी कौन है, सबसे बड़ी घात कितनी 2 की पावर 3, 2 की घात 3। अब 3 के अंदर देखो 3 की घात 1, 3 की घात 2 और 3 की घात 1, 3 में बड़ी घात कौन कितनी है और 3 की घात 2 इनटू 5 की घात बड़ी कौन है, 5 की घात 1 ही है तो 5 की घात 1 ही बड़ी होगी, एक ही बात है। और 2 की घात 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा करो, ऐसे 3 की घात 2 और 3 को 2 बार गुणा करो इनटू 5, इसका गुणा करो 3 2 गुणा 2 गुणा 4, 4 2 की 8, 8 3 24, 24 गुणा 15, और 24 को 15 से गुणा करो कितना आ रहा है 360। इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको तीन संख्याओं का कभी भी एलसीएम निकालना हो तो उन संख्याओं का गुणनफल कभी भी, यानी तीन संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणा एलसीएम कभी भी नहीं आएगा। इससे ये पता चला है ना कि तीन संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं, आपको क्या है बड़ी घातों को कॉमन गुणा करना है, बड़ी घातों को गुणा करना है, और दो संख्याओं का एलसीएम में तो कोई दिक्कत नहीं, तो पीछे बचता वो होता है, लेकिन तीन संख्याओं का एलसीएम निकालते तब आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, राइट बात है। कोई दिक्कत बोलो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, दो संख्याओं का एलसीएम भी निकाल सकते हो, तीन संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हो, निकाल दोगे। एक प्रश्न और कर देते हैं, तीन संख्या वाला एक प्रश्न कर लेते हैं, 12 15 और 21 क्या हुआ, लिख दिया, देखो एक बार जिसने कर दिया वो लिखो, 12 15 और 21, 12 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालो, एचसीएफ भी निकालो, एलसीएम भी निकालो।
देखो जल्दी आपने आगे उत्तर देखो देखो हमने क्या किया 15, 21, 12, 15 और 21 में 3 संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है? इससे और इससे ज्ञात करना है। 12 का अभाज्य गुणन किया यहाँ लिखो, 15 का अभाज्य गुणन करके यहाँ लिखो, 21 का अभाज्य गुणन करके यहाँ लिखो। 12 का अभाज्य गुणन किया 6 आया, 2 का अभाज्य गुणन किया 3 आया, 3 का अभाज्य 3 का 1, 2 3 का भाग जाएगा 5 बार, 5 का भाग जाएगा 1 बार, 3 का भाग जाएगा 7 बार, 7 का भाग जाएगा 1 बार। यानी आप 12 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हो, और 15 को क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 5 लिख सकते हो, और 21 को क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 7 लिख सकते हो। यानी हमारे पास जो संख्या आई वो 12, 15 और 21। 12 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 को क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 5, और 21 को क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 7। यानी आप एचसीएफ निकालोगे कौन सी संख्या 12 और 15 और 21, तो क्या होगा? तीनों में कॉमन। अब बताओ तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, बोलो कोई दिक्कत? तो आ जाएगा एचसीएफ आएगा 3। क्या आएगा? 3। अब बताओ एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे बताओ? 12 बराबर क्या लिखेंगे? 2 की घात 2 इंटू 3, और 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 5, और 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 7। बताओ एलसीएम कितना होगा? 12, 15 और 21 का, अरे एलसीएम कितना होगा? सबसे बड़ी घात बताओ, 2 की सबसे बड़ी घात 2 की घात 2, 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 की घात 1, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 की घात 1 है। 7 की बड़ी घात कितनी है? 1 ही है 7। 3 और क्या 5 की बड़ी घात कितनी है? 5 की घात 1 ही है, बड़ी से बड़ी, और इसका गुणा करो, 2 की घात 2 क्या होता है? 4, 4 का 3 से गुणा 12, 12 गुणा 7 का 5 से गुणा 7 बचे 35, और 35 को 12 से गुणा करो, कितना है? 420। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इस प्रश्नावली में से ये 2 ही प्रश्न आएंगे आपको एचसीएफ और एचसीएफ निकालना आना चाहिए। निकाल दोगे? 2 संख्याओं का आना चाहिए, 3 संख्याओं का भी आना चाहिए, राइट बात है? एक प्रश्न ऐसा था, कौन सा? चौथा प्रश्न में क्या है? एलसीएम निकालना। एलसीएम दिया हुआ है, कोई बात नहीं, दिया हुआ तो क्या करें? चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि चौथा प्रश्न निकालो। चौथा प्रश्न में डायरेक्ट निकालता हूं। चौथा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? HCF बराबर किसका? 306 और 657 का दिया हुआ है 9, और आपको LCM निकालना है। बताओ फॉर्मूला क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणनफल, डायरेक्ट सूत्र से निकालते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM।
दो संख्या कौन सी है? 306 है। ये कौन सी है? 657 है। इनका गुणा किसके बराबर आएगा? एचसीएफ के। एचसीएफ का मान कितना है? 9। एलसीएम याद करना है। बताओ एल्स 9 गुणा एलसीएम, दोनों को आप इधर वाले को इधर लिख देते, ये पूरे के पूरे इधर लिखे, इधर इसको इधर लिखे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। आपको निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? 306 गुणा 657 बटा ये इसके गुणा में तो कहां चला जाएगा? भाग में। अब बताओ 3 का भाग इसमें कितने बार जाएगा? 3 का 3 3 6 है। इसमें 3 का भाग जाएगा 3 बार और दोनों में भाग है। और किसी का 3 का भाग जाता है क्या? 4 5 11 और 7 18। इसमें भी भाग जाएगा 3 का भाग इसमें एक बार, इसमें भी गया 3 2 6 3 कम 3 4 5 3 कितने 24 3 27, यानी 102 का आप 219 से गुणा करोगे तो आपकी ये 16 आ जाएगा। कोई दिक्कत करो गुणा करो कितना आता है इसमें? बस ये डायरेक्ट निकल गया है, इसमें इस फॉर्मूले से निकल गया है। बस ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षा के अंदर आ सकते हैं। आप बिना एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, देखो ये कर दिया आपने इतने से भी देखो जल्दी अब अगली जो प्रश्नावली है उसके अंदर से भी प्रश्न बन सकता है। उसके अंदर से क्या प्रश्न बन सकता है? परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है कीजिए, ये प्रश्न बन सकता है। ये प्रश्नावली देखो आपको मैं जो प्रश्न कराऊंगा यहाँ तो इसके अंदर से आएगा प्रश्न एचसीएफ और एलसीएम का, तो आपने कोई दिक्कत नहीं बात। और यहाँ एक प्रश्न और है वो आ सकता है, वो क्या है वो आपको बताता हूँ। देखो उसके अंदर भी 2 टाइप के प्रश्न है, 2 टाइप के। उन 2 टाइपों को मैं आपको करवा दूंगा, फिर आपके इस प्रश्नावली में से कोई प्रश्न नहीं देगा, पूरी प्रश्न नहीं। सही है ना? 2 प्रश्न ही है, 2 प्रश्न पढ़ लोगे ना, कोई दिक्कत? 2 प्रश्न पढ़ लोगे पक्का? 2 प्रश्न पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा? बढ़िया हो जाएगा काम। देखो एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 और जिसके पास पुरानी किताब है उसके एग्जाम्पल नंबर 9। बढ़िया एग्जाम्पल में 5 और नई वाले में 5, पुराने वाले में एग्जाम्पल नंबर 9। क्या लिखा हुआ है? √3 √3 एक सिद्ध कीजिए, ऐसा आएगा, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले ये बात समझते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है और p और q में दोनों का एचसीएफ होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? 1, और q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए।
यानी दोनों में से कोई कॉमन नहीं आना चाहिए, दोनों कटना नहीं चाहिए, कहने का मतलब ये बात। और क्यू भी जीरो नहीं होना चाहिए। देखो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों संख्याओं का HCF है वो कितना आना चाहिए? 1। यानी दोनों में से कॉमन है वो कुछ नहीं होना चाहिए। कॉमन मतलब दोनों में से कोई कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे एक होना चाहिए। राइट बात है। जैसे 15 और 7, 15 बटा 7, 15 बटा 7 एक परिमेय संख्या है। क्या संख्या? इन दोनों में क्या कॉमन है? क्या कोई कट नहीं रहा है ना, कहने का मतलब कोई कटना नहीं चाहिए। समझ आई बात? उसे ही हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी ये सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। साथ में दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। देखो इधर आपको लिख रहा है माना कि मैं उल्टा मानूंगा, ये परिमेय संख्या सिद्ध करनी है ना परिमेय, मैं मानूंगा माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। आपको प्रत्येक प्रश्न ऐसे करना है। अपरिमेय संख्या है, मैं परिमेय सिद्ध कर दूंगा, परिमेय मान के चलूंगा। ठीक है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय आ गई तो परिमेय संख्या है, अगर परिमेय नहीं आई तो कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दूंगा। कहने का मतलब आपको क्या मानना है? माना √3 मेरी कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? √3 को किसके रूप में लिखा जा सकता है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहां लिखूंगा p बटा q, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए और क्या HCF मतलब आपने अभी HCF निकाला ना, वो p और q का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मतलब दोनों सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए, दोनों में कोई कटना नहीं चाहिए। HCF p और q का क्या होना चाहिए? 1। ये परिमेय संख्या मान ली। ये ऐसे कोष्टक लगा के और कॉमन लगा के ये एक तो पार्ट ये लिखना, q का मान 0 नहीं होना चाहिए और दूसरा मान अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगा? 0 होगा तो अनंत हो जाएगा ना। कभी भी किसी भी संख्या के नीचे 0 आता है उसका मान कितना होता है? अनंत। क्या होता है? अनंत को हम लोग परिमेय संख्या सिद्ध नहीं कर पाएंगे। राइट बात है। इसीलिए हम लोग कोई भी संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और q का मान 0 नहीं है और HCF और p और q का मान कितना होना चाहिए? 1। ये परिमेय संख्या की परिभाषा है। तो मैंने इसको एक p बटा q के रूप में लिख दिया। इसके नीचे भैया 1 लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा? फिर क्या करूंगा? वज्र गुणा इसका इससे गुणा कर दूंगा, q का किससे गुणा हो जाएगा? √3 से, और p का किससे गुणा हो जाएगा? 1 से। √3 का p से गुणा √3p हो जाएगा। अरे √3 का 3 q से गुणा √3q हो जाएगा और p का 1 से गुणा p हो जाएगा। बताओ दोनों तरफ क्या p बराबर क्या लिख सकता हूं? p बराबर √3q लिख सकता हूं। कोई दिक्कत बोलो भाई? इस पूरे को इधर लिखा, इसको इधर लिखा, क्या फर्क पड़ेगा? चिन्ह में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में क्या है? बराबर है। फिर यहां लिखना है हमेशा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब p का वर्ग और p स्क्वायर और √3q का b स्क्वायर का √3q स्क्वायर। p का स्क्वायर होता है p स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 और q का स्क्वायर क्या होता है? q स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? p स्क्वायर है किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। p स्क्वायर 3 से विभाज्य है, यानी p स्क्वायर 3 से विभाज्य। विभाज्य मतलब 3 के गुणा में है ना p स्क्वायर। p स्क्वायर का मान 3 के गुणा में तो किसी में आ सकती है, इसका मतलब p स्क्वायर का मान 3 में 3 का दबाव उसमें पक्की बात जाएगा ना। बात सही है गलत है? सही है। अरे p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर आ गया, इसका मतलब q स्क्वायर का मान भी कुछ भी रखो लेकिन 3 तो इसके गुणा में आएगा ही ना। इसका मतलब वो 3 के पहाड़े में आएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 ऐसे आएगा। इसका मतलब p स्क्वायर में किसका भाग? 3 का भाग तो पक्का जाएगा ना भाई, 3 आएगा। ये p स्क्वायर का मान लिख दूं मैं 5, तो 5 का 3 से गुणा कितना होता है? 15। 15 में 3 का भाग आता है क्या? 100%, क्योंकि आगे 3 आ गए, इसको तो भाग
इसका तो पहाड़ी के अंदर ही आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि 3 गुना में आ गया तो 3 का तो भाग पक्का ही पक्का जाएगा। इसीलिए मैंने लिख दिया कि p स्क्वायर 3 से विभाज्य है। अगर p स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो p भी, तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते, चूंकि ऐसे लिखते, इसीलिए p भी p से p स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो p भी 3 से विभाज्य है। p स्क्वायर से जितना विभाज्य है ना, क्योंकि p स्क्वायर 3 से विभाज्य है, क्योंकि 3 के पाड़ी मारा है, राइट बात। अगर यहाँ पर अंडर 5 होता है तो यहाँ लिख देते 5 से विभाज्य रहता है, 5 p भी 3 5 से विभाज्य है, राइट बात है। इतना काम करना, इतना काम कर दोगे, इतना लिखो पहले एक बार, इतना लिखो जमा कर। प्रत्येक क्वेश्चन ऐसा ही है, बस संख्या चेंज होगी और चलिए। अब देखो आगे, सबसे पहले मैंने क्या किया, p स्क्वायर का मान परिमेय संख्या मानी p बटा q के ऊपर लिखा, q का मान 0 होना चाहिए, ऐसे क्या होना चाहिए 1। फिर क्या किया मैंने, इसका वजन गुणा किया, इसका इससे गुणा कर दिया, इसका इससे गुणा कर दिया, इसके बाद दोनों तरफ क्या कर दिया वर्ग। तो हमारे पास आया p स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर बराबर 3, q का स्क्वायर करके q स्क्वायर, p स्क्वायर 3 से विभाज्य है, p भी 3 से विभाज्य होगा। अब बात ये, p 3 से विभाज्य होगा मतलब p भी p स्क्वायर जैसे 3q स्क्वायर, तो p भी 3 से विभाज्य मतलब p का मान होगा वो 3 के विभाज्य कोई और संख्या लिख दो, 3 गुणा कुछ भी लिख दो, जैसे r लिख दिया 3 p स्क्वायर बराबर 3r लिख दिया, राइट बात है। अब आपको सर r कहां से है, r कोई भी संख्या है, क्यों, क्योंकि p स्क्वायर तो मेरे आ गया, p स्क्वायर का मान तो इधर आ गया, लेकिन इससे क्या है p स्क्वायर 3 से विभाज्य तो p भी 3 से विभाज्य होगा, 3 के पाड़े में कोई भी संख्या लिख दो, p बराबर 3r ऐसे लिखना है, समझ में आई बात। अब क्या करेंगे, वापस दोनों तरफ भरा कर लेंगे, दोनों तरफ यहाँ पे पुनः ऐसे पुनः दोनों तरफ भरा कर लेंगे। p स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 3r का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, r का स्क्वायर क्या होता है r स्क्वायर, यानी p स्क्वायर का मान आ गया 9r स्क्वायर, ठीक है। इसको आप एक समीकरण दे दो, इसको नाम, इसको समीकरण, इसको समीकरण, फिर क्या करना है, p स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर, यानी p स्क्वायर का मान 9r स्क्वायर, ये मान कहाँ रखना है आपको, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखना है, समीकरण नंबर 2 का मान क्या, समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, p स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर, जहां पर p स्क्वायर लिखा हूं वहां पर क्या लिख सकता हूं 9r स्क्वायर लिख सकता हूं। समीकरण नंबर 1 देखो p स्क्वायर का मान यहां पर है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखो p स्क्वायर का मान क्या है 9r स्क्वायर, दोनों अक्ष बराबर है, यानी p स्क्वायर की जगह मैं 9r स्क्वायर लिख सकता हूं, ये p स्क्वायर दिख रहा है, इसके जगह लिखो 9r स्क्वायर, फिर बराबर 3q स्क्वायर, यानी अब आप देख सकते हो
3q² बराबर 9r²। अब q² बराबर कितना आ जाएगा 9/3r², और 9 में 3 का भाग कितना आ जाएगा 3/3r²। इसका मतलब हो गया यहाँ इसकी सहायता से हम क्या लिख सकते हैं, q चौकी यहाँ लिख सकते हैं, चौकी q² 3 से विभाजित, अतः q भी 3 से विभाजित होगा। q² का मान 3 के पारी में है, इसका मतलब q² का मान किससे विभाजित 3 से। जैसे प्रकार q² 3 से विभाजित, इसी का मतलब q भी 3 से विभाजित। हमारे पास पहले रिजल्ट क्या आया, p भी 3 से विभाजित, दूसरे रिजल्ट क्या आया q भी 3 से विभाजित, दोनों 3 से विभाजित। इसका मतलब दोनों का एलसीएम क्या आया हमारे पास, इससे रिजल्ट आया कि एलसीएम ऑफ p और q का मान कितना आया 3। क्या आया 3 आया ना, एलसीएम क्या आया 3 आया ना, p और q का एलसीएम 3 आया। हमारे पास संख्या क्या है, एलसीएम क्या आना चाहिए, आना क्या चाहिए 1 आना चाहिए। आया क्या, सिद्ध नहीं हुआ ना, तो लिखेंगे तो विरोधाभासी √3 क्या माना, विरोधाभासी मतलब √3 क्या माना था, परिमेय माना था, और परिमेय का विरोध क्या होता है अपरिमेय, अतः √3 का परिमेय यहाँ ऐसे यहाँ 3 लिखो, यहाँ ऐसे एक आप एक बराबर नहीं आएगा, एक के बराबर नहीं आएगा, ठीक है, एक के बराबर नहीं ऐसे लिख दो तो अच्छा दिखेगा। ऐसे का मान पहले हमने 1 माना था, लेकिन यहाँ पर 3 आ रहा है, 1 के बराबर नहीं आ रहा है ना, 1 के बराबर नहीं आया। इसके बाद ऐसे लिख देना, ऊपर ये लिख देना एलसीएम p और q का एलसीएम क्या है मेरे पास 3, और हमने पहले क्या माना था 1। क्यों आपको कैसे पता चला 3 है, p में भी 3 से विभाजित, q भी 3 से विभाजित, इसका मतलब 3 तो कॉमन होगा, दोनों 3 से विभाजित मतलब 3 तो कॉमन होगा ना, 3 कॉमन होगा मतलब 3 दोनों में 3 का भाग जा रहा है। मैं कह रहा हूं दोनों में 3 का भाग जाना नहीं चाहिए, हमने पहले ये माना था, क्योंकि p/q में दोनों का एलसीएम कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एलसीएम कितना आ रहा है 3 आ रहा है। इसका मतलब दोनों हमने जो माना था, क्या माना था हमने परिमेय माना था, और परिमेय नहीं आ रहा है, परिमेय नहीं आ रहा मतलब क्या हो गया अपरिमेय संख्या। समझ आई बात, अरे बेटे बेटा एक और प्रश्न कर लेते हैं, ये प्रत्येक प्रश्न ऐसे ही करना आपको, ठीक है कर लो कर ले। इसके अंदर से क्या आ सकती है, √3 2 आ सकता है। देखो आप √2 एक √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध करो तो आपको केवल मैं √5 अभी आपको अब देखो कोई पूछ ले √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे करेंगे बताओ, सिद्ध करना √5 एक अपरिमेय संख्या। मैं एक मिनट में करता, देखो इधर √5 एक अपरिमेय संख्या मानना, फिर यहाँ √5 लिख देना, यहाँ √5 लिख देना, 5 का √2 क्या होता है सी है ना, और करने की 5 यहाँ 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 से विभाजित और 5 से विभाजित हुआ, यहाँ 5 आ लिख देना, यहाँ 5 लिख देना, और यहाँ लिख देना 25, और यहाँ 25 आ लिख देना r², यहाँ 5 आ लिख देना,
यहाँ 5 लिख देना, यहाँ 25 लिख देना, यहाँ देगा 25 बटा 5 और 25 में 5 का भाग 5 आ जाएगा। अच्छा क्यू स्क्वायर 5 एक बचे, मतलब पी भी 5 से बचेगा और पी और क्यू कैसे कितना आएगा 5 एक नहीं आएगा, इसका मतलब ये क्या है 5 का तो सिंपल हो गया। तो कुछ करना नहीं, मैंने कहा क्या करना है, ये सेम प्रश्न है, ऐसा कैसा प्रश्न आएगा तो ऐसे ऐसे करना, आपको संख्या कुछ भी दे दो कोई भी सिद्ध कर सकते हैं ना, समझ आ रहा है बेटा दिमाग। एक बात देखो वापस तेरे पास थोड़ा सा पक्का आएगा परीक्षा में, ठीक है। ये परीक्षा प्रश्न आप कर देना, ये कितने प्रश्न 5 प्रश्न आएंगे अरे 5 नंबर के फॉरवर्ड के नंबर है, सीधी सी बात है। क्या आपके पास केवल और केवल 2 प्रश्न बनना है, एक तो ये बस ये आपको याद कर लेना है, यहाँ पे याद कर दो, मैंने तो आपको समझा दिया है। अगर समझ में इतना समझना है, ये सेम प्रश्न आएगा परीक्षा में। इसके 2 प्रश्न है, वैसे 2 टाइप के प्रश्न है, एक टाइप का और प्रश्न है वो बता देता हूँ। अब आपको कुछ लैंड 7 लिख देना, यहाँ 7 यहाँ 7 लिख देना, यहाँ 7 यहाँ 7 यहाँ 7 यहाँ 7 का 150 आप 50 से विभाजित 7 से विभाजित है 5 अंडर 5 है इसको, हाँ 5 वेरी गुड, ये बात सही है करके देखिए बात अब सही है। अब आगे तो बोलते हैं ये तो सही ठीक है कोई बात नहीं पूरी। अब एक प्रश्न और करवा पानी को आराम से तो ऐसा प्रश्न आ गया तो आपको भाषा इतनी ही लिखनी है, ऐसे करना तीसरा प्रश्न आपके नंबर आएंगे पूरे, ठीक है। आप लोग सर अंडर 2 एक आप में से क्या कैसे करेंगे, मैं अंडर 2 का भी लिख देता हूं, अंडर 2 अंडर 2 अंडर 2 अंडर 2 अंडर 2 बस
ये प्रश्न हो गया। और करना कुछ नहीं, सेट करना बस। सिस्टम आपको इसमें क्या है कि एडजस्ट करना है। आपके प्रश्न कैसा भी आवे, एस विधि से करना है, विधि चेंज करनी नहीं है। एक क्वेश्चन करना, कितने सारे के प्रश्न हो सकते हैं। एक टाइप का और प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर प्रश्न आवे तो एकदम ऐसे करना विधि से, एक नंबर भी नहीं कटेगा आपके, ठीक है। बाकी के साथ हाँ, बाकी के साथ एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। पांच माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध करो। एकदम चुप, एकदम चुप। इधर देखो, 5 माइनस √3 बराबर, माना यह देखो आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, राइट बात है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी, तो यहाँ लिखूंगा मैं माना कि इसके ऊपर जाना है। माना कि हमेशा एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का तरीका क्या होता है। मान लो 5 माइनस √3 एक का परिमेय संख्या, क्या मानो मैंने, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, 5 माइनस √3 को क्या लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, HCF ऑफ p और q का क्या होना चाहिए, ये लाइन को पक्का लिखना है आपको, राइट बात है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको पुनः व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करना है तो आप क्या करोगे, p और q पूर्णांक संख्या है, जहां यानी कि जहां p और q पूर्णांक संख्या, p और q पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप एक काम करो, इसको इधर लिख दो, p बटा q, इसके बराबर वाला इधर लिख दो, 5 माइनस √3, ये पूरा का पूरा इधर लिखा, ये पूरा का पूरा इधर लिखा, राइट बात है। अब क्या करोगे, इसकी तरफ या इसकी तरफ केवल और केवल √2 वाली संख्या रखूंगा। तो मैं एक काम करूंगा, इस प्लस √3 को इधर लिख दूंगा, माइनस प्लस का माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और बाकी वाली संख्या इधर लिखेंगे, 5 माइनस p बटा q, कोई दिक्कत करो, 5 माइनस p बटा q। अब देखिए 5 एक परिमेय संख्या, बोलो कोई दिक्कत, यहाँ 5 माइनस 1, 5 एक परिमेय संख्या है, 5 एक क्या परिमेय संख्या, p बटा q क्या माना था बताओ, p और p बटा q भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या माना था p बटा q परिमेय संख्या होगी, सही बात है गलत बात है, p बटा q, यहाँ लिखिए p और q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अतः p बटा q p बटा q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। इसलिए क्या पता चला हमें, 5 माइनस p बटा q भी परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होगी। अरे परिमेय संख्या और परिमेय संख्या में जोड़ और बाकी करते हैं ना, तो उसकी संख्या वो परिमेय संख्या ही रहती है, क्या रहती है, परिमेय संख्या के अंदर जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी करोगे ना, तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के अंदर आपस में जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी करोगे तो उत्तर आएगा वो परिमेय संख्या है। देखो ये भी परिमेय संख्या थी और ये भी परिमेय संख्या थी, इसका भाग भी है तो भी परिमेय संख्या आएगी। हम जानते हैं, यानी कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि √3 एक
इसके बराबर रूट 3 आ रहा है ना, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं कि अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। हम क्या जानते हैं? अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या हम जानते हैं नहीं जानते? आप भी जानते हो। अंडर के अंदर जो भी संख्या आती है उसका अगर पूर्ण वर्गमूल नहीं निकले ना तो उसका मान होता है वो परिमेय संख्या होती है। कोई दिक्कत बोलेगी कोई चीज है अपरिमेय संख्या होती है। अब बताओ पहले वाली थी अंडर 3 होती क्या थी? अपरिमेय संख्या हमने मानी। लेकिन दूसरे वाली थी परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में कभी बराबर होती है क्या? अरे अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर होती है क्या? कभी बराबर नहीं होती है। इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है, अतः विरोधाभासी। अतः इसलिए विरोधाभासी प्रॉपर्टी है ना। विरोधाभासी कैसे? देखो दोबारा समझाता हूं एक बार आराम से। सबसे पहले क्या करना है? अंडर 3 एक परिमेय संख्या परिमेय अपरिमेय थी मैंने परिमेय मान लिया है। अगर परिमेय से अगर उत्तर भी परिमेय आ जाए, परिमेय के अगर दोनों आपस में बराबर आ जाए तो परिमेय संख्या है। अगर परिमेय नहीं है तो कौन से होंगे? आपका बराबर आएगा अपरिमेय होगा। ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है? कैसा भी प्रश्न आवे सबसे पहले क्या करना है? p बटा q के ऊपर बोलो p बटा q के ऊपर लिखा। p q का मान 0 नहीं, ऐसे अब p और q का मान कितना होना चाहिए? 1। और p और q क्या है? पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब है p और p बटा q के बराबर क्या लिख दिया? 5 माइनस √3। 5 माइनस √3 मैंने क्या किया? अंडर 3 वाली संख्या एक तरफ रख दी, ये इस तरफ रख दी, और ये 5 का 5 लिख दिया, ये p माइनस p बटा q को माइनस करके इधर लिख दिया। फिर इसके बाद में व्याख्या लिखी पूरी। ये परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या, दोनों का माइनस भी परिमेय संख्या होती है। कोई दिक्कत? हम जानते हैं कि अंडर 3 आपस में अंडर 3 एक परिमेय अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। बराबर नहीं होती मतलब बराबर के बाद में क्रॉस खींच रही बराबर नहीं होती है। इसका मतलब पहले हमने जो माना वो बराबर नहीं है। मतलब बराबर क्या माना था? परिमेय संख्या माना था, वो बराबर नहीं है। और परिमेय संख्या बराबर नहीं है मतलब क्या होगी? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत बोलो? समझ आ गया? बताओ। एक तो ऐसा प्रश्न आ सकता है, बस ये तो छोटा ही है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्या सावधानी से पढ़ेगा, फायदा देगा, माता पिता का भला होगा, आपका भी भला होगा। क्या पढ़ते हैं? प्रश्न आएगा लिख दिया, सभी ने लिख दिया। बोलो मत,
जिसने लिख दिया वो हाथ वाला याद करो। अभी पूछता हूँ अगला क्वेश्चन देखो। एक और टाइप प्रश्न आ सकता है, वो अंतिम टाइप का प्रश्न, और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, एक उस टाइप का प्रश्न आ सकता है, वो आपको समझा देता हूँ। क्या है? एग्जाम्पल नंबर 7, 7वां उदाहरण। क्या प्रश्न दे सकते हैं? तो एक और दो का प्रश्न नंबर दूसरा देखो, यहाँ पर सामने एग्जाम्पल को ये बोल दूसरा प्रश्न। चलो दूसरा प्रश्न क्या करना है आपको? मैंने कहा अपरिमेय परिमेय संख्या सिद्ध करने का तरीका ये है। देखो क्या लिखा हुआ है? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। अपरिमेय संख्या सिद्ध करो। तो आपको क्या करना है? 7√3 को क्या लिख सकता है बताओ? 7√5 माना कि अब आपको क्या मानना है? परिमेय संख्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो आपको परिमेय संख्या मान के चलना है। माना √5 एक परिमेय संख्या। क्या मान ले? अगर ये परिमेय आ गई तो परिमेय सिद्ध हो जाएगी, अगर परिमेय नहीं आए तो अपरिमेय सिद्ध हो जाएगी। कोई दिक्कत? 7√5 परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और HCF और P और Q का मान कितना होना चाहिए बताओ? क्या बात! HCF और P और Q का मान कितना होना चाहिए? अब क्या करना है बच्चों? ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं ना, तब हमारे को क्या करना है? अंडर वाली संख्या को एक तरफ लेना है, √5 एक तरफ लेना है, बाकी वाली संख्या को एक तरफ लेना है। P/7 इधर लिख दो और Q इधर लिख दो। P/7 क्योंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि P और Q पूर्णांक संख्या और 7 P पूर्णांक संख्या, तो P/7Q भी P/7Q परिमेय संख्या होगी। अगर P और Q भी पूर्णांक संख्या और 7 भी पूर्णांक की संख्या होती है, इसका मतलब पूर्णांक संख्या आपस में बटा में लिखे तो भी परिमेय संख्या ही होगी ना। कुल मिलाकर ये पूरी क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? कोई दिक्कत बोलो? परिमेय संख्या। अरे यहाँ पर √5 आते हैं तो वो पहले वाले में नहीं लगाते, लेकिन √5 के कभी गुणा में जोड़ में बाकी में आ जाए तो आपको ऐसे ही करना है। कैसे करना देखो मैं समझा देता हूँ। पहले हमने केवल √5 और परिमेय संख्या सिद्ध करनी होती, तो आपको लिखना √5 बराबर P/Q करके अब वापस में वही बना करके वो बड़े वाली विधि करनी, ठीक है। लेकिन √5 के कभी भी जोड़ में बाकी में गुणा में कुछ भी आ जाए तो आपको डायरेक्ट कैसे करना? कैसे करना? लेकिन √5 को अकेला बनाना। कैसे बनाना अकेला? √5 रहने देना, P/Q का P/Q रहने देना, और 7 का इधर 7 इधर भेज देना। कोई दिक्कत? फिर हमने क्या किया? P और Q पूर्णांक संख्या है और 7 भी पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब पूरी की पूरी पूर्णांक संख्या होगी, और पूरी पूर्णांक संख्या होगी ये पूरी परिमेय संख्या होगी। अरे गुणा में कोई भी संख्या पूर्णांक संख्या और पूर्णांक संख्या आपस में भाग में दे दे तो पूर्णांक से परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। क्या संख्या? अगर ये परिमेय संख्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं? √5 एक अपरिमेय संख्या।
ये हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं रूट 5 हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, राइट वाले। इसका मतलब अंडरूट 5 ये अपरिमेय संख्या है, दूसरी आई परिमेय संख्या। क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होती है? नहीं होती बराबर, तो दोनों को बराबर मैं नहीं लिख दिया, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। हमारे कल्पना की वो गलत है। कल्पना क्या थी? परिमेय संख्या से, परिमेय संख्या कल्पना की, अतः जो भी संख्या लिखना 7 और 5 की परिमेय संख्या में होगी, 7 एक अपरिमेय संख्या ऐसे सिद्ध करना बस। समझ मतलब इसके गुणा में कुछ भी है, भाग में कुछ है, उसको अकेला बनाना मतलब इसको क्या बनाना, ये इसके बारे में क्या लिखनी है यहाँ पर, जो ये पी है, क्यू है, गुणा संख्या है, ये ऐसा है, उसके बाद यहाँ इसको फिर क्या लिख देना, ये हमेशा अपरिमेय होती है और अपरिमेय को भी बराबर होती है। हमारी कल्पना गलत है, कल्पना क्या करना है, पहले गलत है कि आया क्या अपरिमेय आया, गलत ही ना। तो इसी के साथ ये दूसरी पहली प्रश्नावली का जो प्रश्न है वो हमारे पास जितने आ सकते थे उतने को अपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया। वास्तविक संख्याओं में से इतनी में से प्रश्न आएगा परीक्षा के अंदर, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो पढ़ के जाना है, समझ के जाना है। क्लास के अंदर आपको पढ़ के जाके एक बार 2 बार और पढ़ना, तब आपको ये प्रश्नावली पूरी समझ में आ जाएगी। समझ आया क्या? कोई दिक्कत बोलो, फिर हम लोग आगे